नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करते हैं जो रियल एस्टेट में प्राइस बेस्ड और टाइम बेस्ड करेक्शन आती है उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। आप सब लोगों ने मेरे पिछली वीडियो सीरीज़ जो चल रही है एआई और रियल एस्टेट के ऊपर और जॉब लॉसेस के ऊपर उसके ऊपर आपने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे से वो सीरीज़ चल रही है, तो उसके लिए मैं आपका थैंक यू कहता हूँ। अब हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसके बारे में जो रियल एस्टेट में होता है, बार-बार होता है, टाइम बेस्ड और प्राइस बेस्ड करेक्शन जो होती है ना, और हम लोग एक्चुअल में इस चीज़ की कैलकुलेशन नहीं चेक करते। थोड़ा ऊपर-ऊपर से ही समझते हैं इस टॉपिक को और इस कैलकुलेशंस को अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में यूज़ करना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके शुरू करते हैं, समझते हैं। तो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि रियल एस्टेट इज़ अ फैंटास्टिक एसेट क्लास। बहुत ही फैंटास्टिक एसेट क्लास है। इससे वेल्थ जनरेशन और की जा सकती है। लेकिन अगर इसमें हम गलत टाइम पे गलत डिसीज़न ले लेते हैं तो हमें अ, बहुत टाइम तक उस डिसीज़न को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए डिसीज़न लेने से पहले हमें सब एस्पेक्ट्स को कंसिडर करना चाहिए। वही कई एस्पेक्ट्स हम सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से कंसिडर करते हैं, इन डेप्थ कैलकुलेशन नहीं करते। तो उसी बेसिस पे हम आगे थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं कि रियल एस्टेट में प्राइस बेस्ड और टाइम बेस्ड करेक्शन का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो पहले प्राइस बेस्ड करेक्शन का डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल ये है कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 20 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट करी है और 80 लाख रुपए आपने बैंक से लोन लिया है। ठीक है? और सीएलपी प्लान में हमने उस प्रॉपर्टी को परचेज़ किया है, तो जनरली ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ लोग सीएलपी प्लान में लेते हैं, बाकी प्लान्स का अफ़ेक्ट डिफरेंट हो जाएगा, कोई 25/4 ले रहा है या कोई 20/80 प्लान में ले रहा है, तो उसका अफ़ेक्ट डिफरेंट आएगा इन सिनेरियोज़ पे। तो अभी हम सारी चीज़ें एक यूट्यूब वीडियो में तो डिस्कस नहीं कर सकते, तो अभी हम सीएलपी प्लान लेके चल रहे हैं। सीएलपी प्लान में जनरली एक बिल्डर आपसे 40 टू 50% के बीच में पैसा ले लेता है फर्स्ट ईयर। 10% आपसे बुकिंग पे, 10% अलॉटमेंट पे, 10% एक्सकवेशन पे, 10% प्लिंथ पे, फिर फर्स्ट फ्लोर पे 5%, 10% डिपेंडिंग ऑन किसका कैसा है। तो एक जनरल हम लेके चलेंगे कि 40 टू 50% पैसा बिल्डर ने आपसे ले लिया है फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक है? तो इसको कैलकुलेशन देखते हैं थोड़ा। तो पहले हम प्राइस बेस्ड करेक्शन जो आती है मार्केट में उसको देखते हैं। तो जनरली लोग कहते हैं कि थोड़ा बहुत करेक्शन आ भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़े टाइम बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। और हम लोग इस चीज़ को मान लेते हैं, अपनी कैलकुलेशन चेक नहीं करते। तो रियल एस्टेट ना एक लेवरेज्ड एसेट है। मतलब जनरली लोग बैंक से लोन लेके और लेवरेज लेके रियल एस्टेट लेते हैं। तो आपका जो लेवरेज जो होती है वो दोनों तरफ से वर्क करती है। आपका एक्सपोज़र दोनों तरफ से, मतलब कि अगर वो आपको ग्रोथ हो रही होगी तो एक्स्ट्रा ग्रोथ भी देगी, और अगर प्राइस करेक्शन हो रहा होगा तो आपका प्राइस करेक्शन भी ज़्यादा होगा। तो इसको थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। तो जनरली रियल एस्टेट में 5x की लेवरेज रहती है। जैसे अगर आपने अभी एग्ज़ाम्पल में देखते हैं कि 20 लाख रुपए का हमने अपना कैपिटल डाला है और 80 लाख रुपए लोन लिया है, तो 20 लाख से हमने 5x लेवरेज लेके 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रखी है। तो 5x लेवरेज है। ठीक है? तो अब इसको देखते हैं। सपोज़ रियल एस्टेट मार्केट में करेक्शन आती है, प्राइस वाइज़ करेक्शन। तो अगर 5% करेक्शन आई, सिर्फ़ 5%, तो आपका लॉस कितना होगा? 5 टाइम्स। 25% ऑफ और आपका ओरिजिनल कैपिटल वाइप ऑफ हो चुका है। कैसे? बताता हूँ। जैसे सपोजिंगली 1 करोड़ का हाउस है, उस पे 5% कितना हुआ? 5 लाख रुपए। ठीक है? 5 लाख सुनने में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं लगती,
तो 5 लाख रुपए आपका प्राइस करेक्शन आया, तो आपका टोटल कैपिटल था 20 लाख। 20 लाख में से 5 लाख वाइप ऑफ हो गया, तो आपका 25% लॉस पे आप बैठे हो, ठीक है? अपने कैपिटल पे आज की डेट में आप सेल करोगे, प्रॉपर्टी आपको 95 लैक्स मिलेंगे, आप लोन चुकाएँगे 80 लैक्स, तो 15 लैक्स का आपका वो कैपिटल बचा है, ठीक है? अगर 10% आती है करेक्शन, तो आप 50% के लॉस पे बैठे हो, और अगर 20% करेक्शन आती है तो आपका कैपिटल वाइप ऑफ हो चुका है। अब ये कैलकुलेशन हम लोग करते ही नहीं है, ये सोचते ही नहीं है इस बारे में कि 5% तो हमें लगता है 5% से क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर 5% ही करेक्शन आई मार्केट में तो 10% आई, 10% तो कुछ भी नहीं होता। आपका कैपिटल वाइप ऑफ हो गया, 50%, 20% में 100% वाइप ऑफ हो गया। अब इक्विटी और इसमें देखते हैं, इक्विटी में क्या होता है, आपको वो सामने-सामने रेड दिखता है, तो आपको उसी समय पता चल जाता है भाई इतने लॉस में हूँ, कुछ करूँ, क्या नहीं करूँ? रियल एस्टेट में आपको उसी समय रेड नहीं दिखता, तो हम इग्नोर कर देते हैं। तो हाँ, ये भी बात है कि वो कवर अप करना है, कितने टाइम में कवर कर जाएगा, आपने प्रॉपर्टी कितनी ओवर वैल्यूड ले ली, तो वो सब चीज़ें धीरे-धीरे करके वैल्यूएशन कैसे करनी है प्रॉपर्टी की, वो सब भी डिस्कस करेंगे आगे जाते हुए। और कई लोग कहेंगे कि म रियल एस्टेट मार्केट में तो क्रैश आता ही नहीं, प्राइसेज़ गिरते ही नहीं। तो उस पे भी अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, जैसे रियल एस्टेट तो कभी क्रैश नहीं करता, रियल एस्टेट मार्केट तो कभी नहीं गिरता, तो एक उस पे भी एक यूनिक वीडियो आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसके ऊपर मैं एक बड़ा ही यूनिक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? तो आपको उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा तो आई विल मेक इट अ वीडियो। तो अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि रियल एस्टेट में थोड़ा-सा भी करेक्शन आपको अफ़ेक्ट ज़्यादा करता है, क्योंकि एक तो लेवरेज ले रखी है और एसेट की वैल्यू ज़्यादा है, ओके? तो जैसे अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होता है, उसमें भी लेवरेज रहता है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इक्विटी मार्केट में सबको पता है कि टाइमिंग ऑफ एंट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। किस समय आपने एंटर किया, किसी पोज़ीशन में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक भी व्हिप्लैश आया तो आपका वो मार्जिन्स कॉल्स आ जाते हैं और आपका पोजीशन एग्जिट हो जाता है, और उसके बाद अगर मार्केट ऊपर चला गया तो चला गया। तो वैसे ही प्रॉपर्टी मार्केट में भी लेवरेज है। इस चीज़ को आपको सोच के अपना डिसीजन लेना है, ठीक है? तो टाइमिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन रियल एस्टेट मार्केट, आप कब एंट्री करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं टाइम वाइज़ करेक्शन। प्राइस वाइज़ आपको बता दिया कि अगर थोड़ा भी प्राइस वाइज़ करेक्शन आए तो क्या होगा। टाइम वाइज़ करेक्शन का डिस्कस करते हैं। टाइम वाइज करेक्शन में क्या होता है कि प्राइसेज या तो स्टेबल रहती हैं, थोड़े बहुत स्टेगनेंट रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम, यानी 4 साल, 5 साल, 6 साल, ऐसे, या बहुत ही कम बढ़ते हैं, तो उसको कहते हैं टाइम टाइम वाइज करेक्शन। तो टाइम वाइज करेक्शन पे डिस्कस करते हैं, ठीक है? टाइम वाइज करेक्शन में क्या होता है कि रियल एस्टेट मार्केट में ये कई बारी आया है, आते हुए देखा गया है इन द पास्ट। तो टाइम वाइज करेक्शन क्या करता है, आपका ना कॉस्ट ऑफ फंड्स है, उसकी वजह से लॉसेस कराता है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। सपोज़ एक आपने अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट लिया, ठीक है? और उसमें आपने थोड़ा अपना फंड दिया है और बैंक से लिया है, जो हमने एग्जांपल लेके चल रहे हैं। और फर्स्ट ईयर में वो फर्स्ट ईयर में बिल्डर ने 50% ले लिया है फॉर ईज़ ऑफ कैलकुलेशन। ऑफ कोर्स वो हर एक प्रोजेक्ट का और प्लान डिफरेंट होगा, कॉस्ट डिफरेंट होगी, उस हिसाब से होगा। तो 50% में आपने या तो 10% दिया या 20% आपने अपफ्रंट पे कर दिया है। कई बैंक्स कहते हैं कि नहीं, आप 10% दे दीजिए, 10% एंड में देना। कई बैंक्स, सबका अलग अलग है, हम सोच रहे हैं कि 20% अपफ्रंट दे दिया, ठीक है, 30% बैंक से लिया है। और
आपका कॉस्ट ऑफ फंड है 7% ऑन एन एवरेज लेके चल रहे हैं। जैसे अभी बैंक के लोन का सवा 7 साढ़े 7 है, ओके? डिपेंडिंग ऑन बैंक टू बैंक, लेकिन वो तो ऊपर-नीचे होता ही रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम। और आपने जो अपना पैसा दिया है वो भी तो 6-7% कुछ कमाता, अगर आप नहीं देते। 7% हम एक एवरेज लेके चलते हैं। तो 7% आपका कॉस्ट ऑफ फंड है। तो फर्स्ट ईयर आपका कॉस्ट ऑफ फंड लगा 50 लाख रुपए, क्योंकि 50% की आपकी डिमांड आ चुकी है। 50% पे साढ़े 7 लाख हो, साढ़े 7 सॉरी 7% एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड से आपका आ जाता है साढ़े 3 लाख रुपए का साल का इंटरेस्ट। तो साढ़े 3 लाख रुपए का अगर आपका साल का इंटरेस्ट आ गया, विच इज़ अराउंड 15-17% ऑफ योर प्रिंसिपल। 20 लाख रुपए आपने जो लगा रखे हैं, उसका 15 से 17% होता है। मोटा-मोटा कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है? फिर से डिस्कस करते हैं, ठीक है? आपने 20 लाख रुपए लगाए और टोटल बिल्डर को चले गए 50%, 50 लाख रुपए, 30 लाख बैंक से लिए और एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड है आपका 7%। तो आपको साढ़े 3 लाख रुपए का लॉस हो गया इन टर्म्स ऑफ जो आपकी कॉस्ट है। लॉस नहीं, कॉस्ट ऑफ फंड आपके साढ़े 3 लाख रुपए आपका ब्याज लग गया पूरे साल का। और वो साढ़े 3 लाख रुपए आपने जो पैसा लगाया है, उसका साढ़े 17% बनता है, ठीक है? अगर आपने जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, उसके रेट नहीं बढ़ रहे, आपने हाई लेवल पे इन्वेस्ट किया है, तो आपका साढ़े 17% का लॉस तब है जब प्रॉपर्टी के रेट नहीं बढ़ रहे। टाइम वाइज करेक्शन एक चल रही है, प्रॉपर्टी के रेट बिल्डर कुछ बोल रहा है, लेकिन आप रियलाइज़ करने जा रहे हो तो आपको प्रीमियम नहीं मिल रहा, अंडर कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्टेड के बाद में बात करेंगे बाद में थोड़ी देर बाद। तो आप साढ़े 17 के लॉस पे हो फर्स्ट ईयर। फिर सेकंड ईयर हुआ, प्रीमियम नहीं आया, थोड़ा बहुत बिल्डर ने और लिया शायद 10-15%, 20%। थर्ड ईयर हुआ, प्रीमियम नहीं आया। फोर्थ ईयर हुआ, थोड़ा मिनिमम प्रीमियम आया या प्रीमियम नहीं आया। 4 साल तक अभी स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है प्रॉपर्टी का, और अभी प्रीमियम नहीं आ रहा मार्केट में या प्रीमियम बहुत मिनिमम है। तो आपका मोटा-मोटा 80% के करीब-करीब, मोटा अंदाज़ा लगाते हैं कि 17.5% पहले साल है, फिर बिल्डर डेवलपर नेक्स्ट ईयर भी कुछ डिमांड करेगा, नेक्स्ट ईयर भी करेगा, नेक्स्ट ईयर भी करेगा। फोर्थ ईयर तक जाते-जाते अगर उसने डिमांड ज़्यादा कर दी तो 25% के करीब-करीब आपका लॉस ईयरली हो रहा है। तो टोटल हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, मोटा एग्ज़ैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो वो आप एक्सेल में डाल के कर सकते हैं। तो 80% आपका कैपिटल वाइप ऑफ हो चुका है, अगर प्रॉपर्टी का रेट 4 साल में वही का वही रहता है, ठीक है? तो आप कहेंगे क्यों रहेगा प्रॉपर्टी का रेट 4 साल में? वो तो बढ़ना चाहिए। वो उस पे डिपेंड करता है कि आपने प्रॉपर्टी किस वैल्यूएशन पे ली है। अगर आपकी वैल्यूएशन स्टार्टिंग में ही इतनी थी कि आपका बिल्डर के ने 2 साल 3 साल का उसके अंदर प्रीमियम जोड़ रखा है कि इस रेट पे बढ़नी चाहिए प्रॉपर्टी, तो मैं इतने की बेचूँगा, और आपने ले ली, तो फिर आप 3-4 साल का प्रीमियम नहीं आएगा 3-4 साल तक, और आपका 80% जो पूँजी लगी हुई है आपकी 20 लाख रुपए वो वाइप ऑफ हो चुकी है, 16 लाख रुपए गए। अगर आप उस समय 4 साल बाद एग्ज़िट करते हो तो आप लॉस में एग्ज़िट कर रहे हो। या अगर आपको थोड़ा बहुत प्रीमियम भी मिल रहा है बिल्डर के प्राइस के ऊपर, तो हो सकता है आपको नेट लॉस हो अपना इन कॉस्ट ऑफ फंड निकाल के। तो ये टाइम वाइज़ करेक्शन करता है कि आपका जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेट नहीं बढ़ता प्रॉपर्टी में, कई बारी स्लम्प या ग्लट जिसे कहते हैं वो आता है, तो आप कॉस्ट ऑफ फंड में फँस जाते हो। और क्योंकि लेवरेज दोनों तरफ से काम करती है, जब रेट चढ़ रहे होते हैं उस समय लेवरेज जो होती है वो आपको अबनॉर्मल प्रॉफिट भी देती है, और जब रेट स्टैग्नेंट होते हैं तो उस समय अगर कोई एंटर करता है और वो स्टैग्नेंट रहते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो आपको लेवरेज जो है वो लॉसेस भी दे सकती है। क्योंकि 4-5 साल हो जाए अगर किसी प्रॉपर्टी में प्रीमियम नहीं आया तो पीपल स्टॉप लूजिंग पेशेंस।
पेशेंस रखेंगे, अच्छा फ्लैट है, अच्छा सब कुछ लिया है, सही से कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो आफ्टर सम टाइम उसके अंदर प्रीमियम आ जाएगा। वो जब कभी मैं डिस्कस करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा कि वैल्यूएशन का कभी एक्सप्लेन करूँगा तो आपको पता चल जाएगा किस वैल्यूएशन पे अ, एंटर करना है या नहीं करना। और कभी अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि प्रॉपर्टी का जो रिटर्न है, उसके कंपोनेंट्स क्या-क्या होते हैं। जैसे प्रॉपर्टी के जो सपोज़ 15% का रिटर्न आ रहा है, 11% 10% का, तो उसके अंदर एक चीज़ नहीं है, अलग-अलग, अलग-अलग कई कंपोनेंट्स होते हैं। उन कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे कभी तो उस चीज़ के बारे में पता चलेगा। तो अब आते हैं एक सिनेरियो जहाँ प्राइस वाइज़ करेक्शन हो गई, फिर टाइम वाइज़ करेक्शन आ रही है। यहाँ पे बड़ी परेशानी हो जाती है कि एकदम से आपकी शुरू में प्राइस वाइज़ करेक्शन आई, फिर वो वहीं पे अटक गया और टाइम वाइज़ करेक्शन आ रही है। और फिर आपका इनिशियल कैपिटल अगर 10% की प्राइस करेक्शन आ गई, तो इनिशियल कैपिटल वैसे ही 50% वाइप्ड आउट है, फिर 80% और चला गया, आप नेट लॉस में बैठे हो। ऐसे में कई लोग पैनिक करके फिर थक के, मतलब ऑफ कोर्स आपकी ईएमआई भी जा रही है और आपको प्रॉफ़िट होता हुआ नहीं दिख रहा, तो पेशेंस लूज़ करके लोग एग्ज़िट करते हैं। तो एंट्री के समय ही हमें ये डिसीजन ले लेना है, नहीं तो हमारे को 4-5 साल उसके अंदर हमारी ज़िंदगी के चले जाते हैं अगर हमने सही वैल्यूएशन पे सही चीज़ नहीं ली हो। सो आई होप आप ये कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझा पाया कि प्राइस वाइज़ करेक्शन में क्या इफ़ेक्ट होता है प्रॉपर्टी को लेके और टाइम वाइज़ करेक्शन में क्या होता है। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप बताइए, और अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब आगे-आगे मैं रियल एस्टेट से लेके और ऑफ कोर्स जो एआई से जॉब लॉसेस हो रहे हैं, सर उसमें कैसे सर्वाइव और थ्राइव करना है, उसके ऊपर मैं वीडियोज़ लाऊँगा। और रियल एस्टेट को लेके भी आगे वीडियोज़ आएँगे मेरे, जिसमें कैसे एक डिसीज़न लेना है रियल एस्टेट को लेके, उस पे हम चर्चा करेंगे। सो आई होप you like this video. Thank you. Thank you very much.